अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्टरूम नंबर 1। आज तारीख है 5 अक्टूबर 2024। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, गैर मामूली हालात हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, दूसरी जानिब फौज तैनात है, और इस तमाम तर की बुनियाद एक चीज़ है, वो है वफाकी हुकूमत की इस वक्त आइनी तरामीम की कोशिश। उस बुनियाद यानी आइनी तरामीम के हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या आइनी तरमीम मुमकिन हो सकेगी। नंबर गेम क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन मेंबरान के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो वोट करेंगे, मुनहरिफ होंगे आर्टिकल 63A के फैसले के बाद अपनी पार्टी से और हुकूमत के हक में वोट करेंगे, वो मेंबरान कहाँ हैं, क्या ये मुमकिन हो सकेगा। नंबर्स पूरे होने के साथ एक और जो चीज़ है वो ये भी है वसीम, कि क्या जो हुकूमती मेंबरान हैं वो तमाम तर राजी हैं हुकूमत के लिए वोट देने के लिए, कि क्या हुकूमत इतनी जो है वो कॉन्फिडेंट है। और उसके अलावा आसान कर देता हूँ, हाँ, क्या वफाकी हुकूमत के लिए मुमकिन है इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद आइनी तरमीम करना? बिल्कुल। और बार काउंसिल वसीम जो बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, उनका क्या रद्द अमल है, वो क्या बड़ा इकदाम करने जा रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हम अगर एक तरफ भी रखते, गो के वो मरकजी एहतजाज है इस वक्त, लेकिन अगर उसको एक तरफ रखकर भी सोचे तो इस वक्त बार काउंसिल्स बड़ी अहमियत की हामिल है। उन्होंने क्या बड़ा ऐलान किया है, इससे मुतालिक भी हम बात करते हैं। तो क्विकली वसीम पहले ये बताइए कि आइनी तरमीम की कोशिश हो रही है, जाहिर है ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, जो भी सूरत हाल बनी हुई है, PTI आ रही है या आ चुकी है, तो अभी जिस लम्हे में हम बात कर रहे हैं इसमें जो तमाम तर बुनियाद आपको, मुझे, सबको मालूम है वो आइनी तरमीम है। आइनी तरमीम के लिए जो नंबर दरकार हैं कौमी वो मैं असेंबली आपको में, ना बता देता हूँ। वो इस तरह से है कि कल के रोज़ हमने ये बताया कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो आइनी तरमीम के लिए फ़िलहाल नहीं माने, और वो ये मुजवज़ा ड्राफ्ट इसके ऊपर किसी सूरत नहीं मानेंगे, और वो 25 अक्टूबर से भी पहले नहीं मानेंगे। और अगर 25 अक्टूबर का दिन गुजर जाता है तो फिर इस मुल्क में कोई आइनी तरमीम नहीं आएगी। इससे मुतालिक जो अभी कोशिशें की जा रही हैं, तो तमाम तर कोशिशें 25 अक्टूबर से पहले हैं, तो इनको ये आइनी तरमीम अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के बगैर करनी पड़ेगी। अब जब मौलाना फजलुर रहमान के बगैर ये तरमीम करनी पड़ेगी तो फिर क्या सूरत हाल है। इस वक्त PMLN और अलायंस के पास हैं 213 लोग। 213 में से एक जो है अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों पर उनका एक नोटिफिकेशन निकला था, उन्होंने अभी हल्फ उठाना है। चलें आइनी तरमीम से कबल स्पीकर उनसे हल्फ ले लेते हैं। उसके बाद ये मैंने दो वो लोग हैं जिन्हें मैंने निकाला है, जो आदिल बादोज़ई हैं और चौधरी अलियास, हाँ बाज़ई, और जो चौधरी अलियास साहब हैं। इन दोनों के खिलाफ स्पीकर रेफरेंस भेज चुका है, क्योंकि इन दोनों ने, एक को काफ लीग का नोटिफिकेशन निकाला था इलेक्शन कमीशन ने, एक का नून लीग का निकाला था, दोनों PTI से जीते थे, और इन दोनों ने कहा कि वो किसी सूरत वोट नहीं करेंगे हुकूमत को, जिसकी वजह से इनकी नाअहली का एक रेफरेंस जो है वो भेजा जा चुका है। रेफरेंस तो वसीम उनका बजट इजलास में वोट ना करने पर है, और ये वही बजट इजलास था जिसमें नवाज शरीफ भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन रेफरेंस सिर्फ उन दो के ऊपर भेजा गया कि वो आइनी तरमीम में सहूलतकारी कर सकें, वोट नहीं करने जा रहे थे। अब जब 213 हैं इनमें से, तो स्पीकर वोट नहीं कर सकते, तो 212 बच गए। 212 मजीद आपको कितने चाहिए? 12 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के। स्पीकर तो गैर मुल्की दौरे पर भी हैं, उनका होना ना होना हम काउंट नहीं करते। तो वो अगर होंगे भी, देखिए वोट काउंट करना है ना, वोट डालना है, स्पीकर वोट नहीं डाल सकता आइनी तरमीम के मामले पर। तो उस सारे मामले में 12 लोग इन्हें तोड़ने हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान मिल भी जाते हैं तो उनके 8 लोग हैं, फिर भी मजीद 5 लोग तोड़ने हैं। इसी तरह अगर सेनेट की सूरत हाल में देखूं तो सेनेट में इनके पास हैं 59 में से जो चेयरमैन सेनेट हैं वो वोट नहीं करेंगे, तो इनके पास हैं 58, चाहिए 64, इनके पास 6 लोग कम हैं। तो जहां 12 MNAs चाहिए वहीं 6 सेनेटर्स चाहिए। फिर मजे की बात, इन 6 सेनेटर्स में से आपके पास एक खबर है, वो जो एक आज़ाद हैसियत में उस वक्त सेनेटर मुंतखब होकर आई थी, गो के वो मुस्लिम लीग नून की थी, और वो शाहिद खाकान की हैं, और वो शाहिद खाकान अब्बासी की बहन भी हैं। उनका क्या मामला है? क्या वो इन आइनी तरमीम में वोट करेंगी? अगर नहीं, जो कि आपकी खबर है, तो फिर 7 मजीद सेनेटर्स चाहिए। तो 12 MNAs 7 सेनेटर्स, तो मुझे तो ये आइनी तरमीम खटाई में पड़ रही है, क्योंकि हम अभी बताते हैं कि PTI के लोग इस वक्त कहाँ पे हैं। बिल्कुल, ये जो कम हो रहे हैं वोट्स, इनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। सेनेटर सादिया अब्बासी बड़ी खाइफ है मुस्लिम लीग नून से, और जाहिर है जब से शाहिद खाकान अब्बासी साहब अलग पार्टी, अलग जमात बना चुके हैं, उनके बयानात आप सबके सामने हैं। इस सूरत हाल में सेनेटर सादिया अब्बासी ने लास्ट वीक जो सेनेट लॉ कमेटी हुई थी उसमें वो उठ के गई, उन्होंने बाकायदा PMLN के साथ अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया। ये भी बताया
ظاہر کہ وہ اپنی اس جماعت کے جو موقف ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ جو سچویشن ہے اگر ہم اس کو نظر میں رکھیں, پھر سینٹر سعدیہ عباسی کا پچھلے 1-1.5 سال کا کنڈکٹ سامنے رکھیں, جس طرح سے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر بھی تنقید کرتی نظر آ رہی ہیں, پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو موقف ہے اس سے لگتا ہے کہ حکومت کی اپنی صفوں میں بھی ان کے لیے اتنی جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کرنے کی سخت. لیکن حکومت یہ تاثر ہی نہیں دے رہی کہ ان کے اپنے بندے بھی ٹوٹ سکتے ہیں, بڑی ہی پورے اعتماد خود کو ظاہر کر رہی ہے. وسیم, حکومتی بندے ٹوٹ سکتے ہیں, یہ بات ہمیں معلوم ہے, 2, 3, 4 جتنا بھی فگر ہے, ایک ووٹ اس وقت اہمیت کی حامل رکھتا ہے. بالکل نہیں, پی ٹی آئی کے علاوہ حکومت کے اپنے بھی ووٹ نہ کریں. ہاں, ووٹ نہ کریں. آپ کسی کو زبردستی ووٹ نہیں کرا سکتے. کوئی بیرون ملک ہے, چیف جسٹس قاضی فریسہ کی زبان استعمال کر لیتے, کوئی آئی سی یو میں پڑا ہے, نہیں کر سکتا ووٹ. کم ہوں گے ووٹس, کوئی بیمار ہو جائے, اچانک کسی کو کورونا ہو جائے, تو یہ سب کچھ بھی سچویشن ہو سکتی ہے. مطلب اس وقت آئینی ترمیم کا معاملہ 63 ہے. ناظرین, یہ ویڈیو کرنے کا مقصد, آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ خبریں سن رہے ہوں گے کہ آئینی ترمیم آئی سو آئی, 8 ججز خاموش ہیں, قاضی فائزی صاحب فرنٹ فٹ پر نکل کر سہولت کاری کر رہے ہیں, 63 کی ججمنٹ بھی آ چکی ہے, لہٰذا اب تو سب کچھ ہاتھ سے گیا. تو یہ وہ پیپر پہ جو اس وقت فگرز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. 12 لوگ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کا ٹوٹنا, اور اس کے ساتھ 7 سینیٹرز کا, 6 سینیٹرز کا ٹوٹنا, چاہے ان میں مولانا فضل الرحمان بھی ہوں, تو یہ مجھے ابھی تک ممکن دکھائی نہیں دے رہا. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے. اور اس کی ایک چیز ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب انہیں احتجاجوں میں بھی نہیں بلایا جا رہا. اگر کہیں پہ احتجاج ہو رہا ہے تو وہ صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کو ذمہ داری دی جا رہی ہے, اور جو ان کے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں انہیں روک دیا گیا ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں ان کے حوالے سے جن پر شک کا اظہار کیا جا رہا تھا, ہم نے کچھ اطلاعات لی ہیں. انیکا مہدی صاحبہ ہیں, وہ محفوظ مقام پر منتقل کر دی گئی ہیں. عائشہ نذیر جٹ صاحبہ ہیں, وہ بھی کے پی کے میں منتقل کر دی گئی ہیں. شفقت اوان صاحب جو ہیں وہ کے پی کے میں تو نہیں ہیں مگر سیف ہیں. عمیر نیازی صاحب ہیں, وہ بھی سیف ہیں. علی سرفراز بھی سیف ہیں. خرم ورک صاحب جو ہیں وہ بھی سیف ہیں. جاوید وڑائے صاحب جو ہیں وہ بھی سیف ہیں. امبر مجید جو ہیں ان کو بھی کے پی کے میں پہنچا دیا گیا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ 18 لوگ جو ہیں وہ نتھیا گلی میں عمر ایوب صاحب کے کچھ فارم ہاؤسز ہیں, وہاں پر محفوظ مقامات پر ہیں, اور جن سے متعلق عمر ایوب صاحب ٹویٹس بھی کر چکے ہیں کہ وہاں پر بھی ایجنسیاں جو ہیں وہ اب پہنچنے لگی ہیں, ریڈ کرنے لگی ہیں. 10 لوگ جو ہیں وہ کے پی کے میں ہیں, اور 18 لوگ جو ہیں وہ نتھیا گلی میں ہیں. 10 لوگ جو ہیں وہ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سعد اللہ بلوچ صاحب جنہیں اغوا کیا گیا تھا وہ اس وقت پشاور میں ہیں. اس کے ساتھ چودھری الیاس صاحب جو پی ایم ایل کیو کے تھے وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں, اور ان کی جو فیملی ہے وہ کے پی شفٹ ہو چکی ہے. عادل بازائی صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ہیں, وہ روز ٹویٹیں کر کے بتاتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. بیرون ملک کون کون سے لوگ ہیں, وہ علی افضل سائی صاحب ہیں, عمر فاروق صاحب ہیں, رانا عاطف صاحب ہیں, فیاض چھجڑا صاحب ہیں. فیاض چھجڑا کو بھی اٹھایا گیا تھا, علی افضل سائی کو بھی اٹھایا گیا تھا, محبوب سلطان کو بھی اٹھایا گیا تھا, وہ بھی بیرون ملک ہیں. امیر سلطان, وہ بھی بیرون سلطان کو بھی غالباً اٹھایا گیا تھا, یہ بھی بیرون ملک ہیں. خرم منور منج, یہ بھی بیرون ملک ہیں. سید رضا علی گیلانی بیرون ملک. معظم علی جتوئی اٹھائے گئے تھے بیرون ملک. مبین عارف جٹ بیرون ملک. ریاض فتحانہ صاحب جو ہیں وہ بھی بیرون ملک. اور ریاض فتحانہ صاحب کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ مل چکے ہیں, ان 3 لوگوں میں سے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ سینیٹر جو فیصل سلیم ہیں, فیصل سلیم رحمان غالباً, جو کہ انٹیریئر کی کمیٹی بھی ہیڈ کرتے ہیں, ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی حکومت کے ساتھ جا سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹس میں سے. لیکن میری اطلاع کے مطابق ایسا نہیں ہو رہا. فیصل سلیم رحمان بھی حکومت کے حق میں ووٹ نہیں کر رہے ابھی تک کی اطلاع کے مطابق. آگے کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں ہم اس کے بارے میں, تو یہ جتنا بھی ہم فگرز بتا رہے ہیں, اطلاعات بتا رہے ہیں, تو اس سلسلے میں 12 ایم این ایز, 6 سینیٹرز, ان کو توڑنا, ان کے ورڈ سے آئینی ترمیم کروانا, یہ مجھے اس وقت تو ناممکن نظر آ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان مان جائیں تو پھر ایک الگ بات ہے, صورتحال مکمل تبدیل ہو سکتی ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں, بار کونسل جو ہیں وہ ہمیں خاموش نظر آ رہی تھی, ججز بھی خاموش تھے, لوگوں کا جو فرسٹریشن تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی, اس کا وہ اظہار بھی کر رہے تھے. تو یہ میں آپ کو اطلاع دیتا چلوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ان کا جو ماشاءاللہ سے گزشتہ الیکشن تھا, اس پہ ہم الگ سے ایک ویڈیو کریں گے, اسے بھی زیر التوا مقدموں میں ایڈ کر دیتے ہیں, کیونکہ ابھی یہ جب ساری جو چل رہا ہے احتجاج وغیرہ یہ چھٹے گا تو ہم اس سے متعلق ضرور بات کریں گے. 31 اکتوبر کو غالباً الیکشنز ہو رہے ہیں, ہم اس سے پہلی مرتبہ تاریخ کے مطلب آئرنی, بدقسمتی, کچھ بھی کہیے, آسمہ جہانگیر مرحومہ, ان کے گروپ کے
जो सदर हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार के मुंतखब होते हैं, मरहूम आसमा जहांगीर भी सुप्रीम कोर्ट बार आप के उसको सदर रह चुके आजाद हैं। ग्रुप कहिए, अब आजकल छोड़िए, आजाद मैं का सिर्फ लफ्ज बड़ी देखिए, अहमियत रखता है। मैं उसे आयरनी इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो इंतखाबात थे गुज़श्ता हफ्ते के, उसमें बराह रास्त इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जिस कदर मुदाखलत थी, जिस तरह लोगों को मैनेज किया गया गुज़श्ता और साल के, और जिस कदर बेबहा पैसा बहाया गया, तो अब तो डीएचए में प्लॉट मिल रहे हैं, प्लॉट मिल रहे हैं, अब तो कोई और सूरत हाल होगी उन तो इलेक्शंस की। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल खामोश थी। हामिद खान साहब के ऑल्दो पीटीआई बहुत तनकीद करती है उनके ऊपर कि उनकी लीगल स्ट्रैटेजी और बाकी मामलात, मगर उनका एक प्रिंसिपल मौक़िफ़ इन आइनी तरमीम के ऊपर था, वो बड़ा पहले दिन से सख्त था। उन्होंने कन्वेंशन भी किया लाहौर में, बड़ा सख्त भी बोले। मैं आपको इतलात की बुनियाद पर कह रहा हूँ, बड़े मुसद्दक़ा ज़राए से, इस वक्त लीगल फर्टर्निटी में, वकला में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है, जिस शख्स पर ना सिर्फ प्रेशर है बल्कि थ्रेट्स हैं, वो हामिद खान साहब हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनका पेशावर में कन्वेंशन होना था, उस हवाले से हम अपडेट चेक कर लेते हैं कि वो हुआ नहीं हुआ, उसकी क्या सूरत हाल थी। मगर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो ये है कि इस्लामाबाद की 3 बार हैं नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार कौंसिल। इन तीनों ने गुज़श्ता रोज़ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके जो सीधा नुकात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब, जो तीनों नुमाइंदा बार एसोसिएशंस हैं, हम आइनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद बार कौंसिल के जो अलीम अब्बासी साहब हैं, उन्होंने दीगर ओहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम सिर्फ मुस्तरद नहीं करते इस आइनी पैकेज को, बल्कि इनको रोकने के लिए मज़ामत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों और बदनीयती पर मबनी तरामीम की जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर उसका लुब्बे लबाब ये था कि वो इसे मज़ाहमत से रोकेंगे। इस सिलसिले के लिए उन्होंने पीर के रोज़, ये जो आने वाला पीर है, इस्लामाबाद में आल पाकिस्तान वकला कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाने का ऐलान कर दिया है। तो ये जो गुज़श्ता रोज़ की डेवलपमेंट थी, आल दो कल खबरें इतनी थी तो इसको हम थोड़ा सा मिस कर गए, या हम आज के रोज़ इसे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है लीगल फर्टर्निटी का। यूं बाहर आना, इस्लामाबाद की तीनों बार्स का बाहर आना, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, और उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। तो अब अगर हामिद खान साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं, इस्लामाबाद की ये तीनों बार्स हों, लाहौर बार, उनका अगेन 63A के मामले पर एक पूरा सख्त रद्द-ए-अमल आया, इसी तरह बलोचिस्तान बार, हर मामले पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ी की घर की बार जिस तरह उन्हें आइन और कानून याद दिलवा रही है। तो मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर ये अटैम्प्ट की गई तो फिर एक वकला तहरीक जो है वो एटलीस्ट अब मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। पीर का दिन बड़ा अहम है इस तनाजुर में कि अगर पीटीआई का एहतजाज आर्या पार लग जाता है तो उसके बाद वकला बाकायदा मुतहर्रिक हो रहे हैं, और ये वो वकला है जिन्होंने पिछले 2 माह में, या आप कह सकते हैं 1.5 माह में, जो कुछ भी हुआ, जैसे जहांगीरी का फेक डिग्री का चक्कर निकला, बहुत कुछ हुआ, वो बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया, चीज़ें किस तरह से मैनेज की गई, ये बार्स एक आप कह सकते हैं एहतजाज या दबे लफ्ज़ों में बोलने के सिवा खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन अब सामने आ चुकी हैं। और इस वक्त की जो सिचुएशन है, अगर हम उसको देखें तो बलूचिस्तान बार का हमने उस दिन देखा, बिलावल भुट्टो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ जिस भी किस्म की वहाँ जो गुफ्तगू की वकला के साथ, उस गुफ्तगू के बाद बलूचिस्तान बार के नुमाइंदों ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ उनके सामने भी रखा और बताया कि वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ी से किस तरह से ख़ाइफ़ है। जो अल्फाज उन्होंने वहाँ इस्तेमाल किए, वो चीफ जस्टिस की पेरेंट बार है, और जिस तरह वो उन्हें मुस्तरद कर रही है, उसके बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि वकला वाकई ही मुतहर्रिक हो रहे हैं, और वो इस बात को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप जितनी भी आईनी अदालत लाने की कोशिश करें, यानी बिलावल भुट्टो खुद वसीम जा रहे हैं मुख्तलिफ बार्स के पास, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आईनी तरमीम के ऊपर वो मान जाएं और किसी तरह से जो वफाकी आईनी अदालत का क़याम है उसको तस्लीम करें। लेकिन अब वकला बाकायदा मुतहर्रिक हो रहे हैं। एक तरफ पीटीआई का जो अपना एहतजाज है वो सियासी नोयत का तो है, लेकिन उस सियासी नोयत के साथ जो दूसरा एहतजाज ज़्यादा अहमियत के हामिल भी रखता है वो है वकला का एहतजाज। और वकला के बारे में जो एक उड़ाई जाती है ना एक बात कि वो किसी जमात के साथ मुंसलिक है, ये जो अब बार्स का मुश्तरका एलामिया है और उनका जो मुश्तरका लाएअमल है, कन्वेंशन बुलाना है, इससे ये लगता है कि मुस्तकबिल का लाएअमल तय होगा, उसमें सियासी अमल दखल नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो फैक्टर बड़ा कम होगा। ज़्यादा ये वकला आज़ाद वकला समझे जाते हैं, और अब वकला का इकट्ठा होना, वसीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक वकला तहरीक की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन हुकूमत के जो हालात हैं, जिस तरह की ग्राउंड पर सिचुएशन है, वो किसी भी किस्म की तहरीक की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमने देखा कि एक एहतजाज के लिए किस किस्म की सिचुएशन बना दी गई है, किस तरह से हालात कशीदा किए गए।
تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے، دیکھنا ہے پیر کو کیا ہوتا ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا احتجاج تو اس وقت زیادہ بڑی خبر ہے، تو وہ کس طرح سے اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے مزید رکھیں گے. ہم نے بات کی جو حکومت کے پاس نمبرز ہیں، فگرز ہیں، وہ کس طرح سے آئینی ترمیم کے لیے مشکل ہے. آئینی ترمیم میں تو ہوتی نہیں دیکھ رہی، کوشش کی جائے گی. اگین ہم دونوں کا ہی موقف ہے، آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. کوشش ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہارڈ کور قسم کی اٹیمپٹ ہوگی. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آئندہ آنے والا ہفتہ اگین انٹرسٹنگ ہے. پاکستان میں کسی بھی دن کچھ بھی غیر معمولی ہو سکتا ہے. مجھے اور وسیم ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.